चलिए ठीक है, जितने लोग आ गए हैं और जो लोग आते जाएंगे वो ज्वाइन करते रहेंगे हमें। हम लोग अपना सेशन आज का श्री गणेश करते हैं। ठीक, सो आज हम पढ़ने वाले हैं ईल्ड टू मैच्योरिटी। हम इसे क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज YTM। हम इसे क्या बोलते हैं? YTM इन शॉर्ट फॉर्म, ईल्ड टू मैच्योरिटी। ठीक, क्या होता है ये? इसमें बेसिकली वी टॉक अबाउट डेट हियर। हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे? डेट की बात करते हैं। डेट इज जो हमने उधार लिया हुआ है, जो पैसा हमने उधार लिया है, दैट इज माय डेट। और वो डेट क्या कहता है? Debt is what? The amount due by one party to another and can be raised through bank borrowings, FDs, bonds, etc. ठीक है, डेट क्या है? अमाउंट ड्यू है जो कि हम रेज कर सकते हैं बैंक बोरिंग से, FD से या बॉन्ड्स से। ठीक है, तो दिस डेट इज अदर देन कैपिटल। शेयर कैपिटल के अलावा अगर मैं बात करूं तो हम डेट की बात जो करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में हुई? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या FDs। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है पॉइंट? टर्म्स एसोसिएटेड विद द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम एसोसिएट कर सकते हैं? फर्स्ट, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। पहली चीज क्या है? फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मीन्स बॉन्ड देखने में सुंदर है या अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है बॉन्ड की? दैट इज द प्राइस विच इज द बेस प्राइस आप कह सकते हैं, और द वैल्यू विच इज मेंशन्ड ऑन द बॉन्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, बॉन्ड कोई करेंसी नोट नहीं है कि करेंसी नोट की तरह हमने उसे ट्रांसफर कर दिया। इट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट और अ हैंड रिटन लेटर और अ पेपर ऑन विच वी राइट दैट वी आर इशूइंग these many number of the bonds and each bond is valued at rupees 100 or 1000 or 120 or 150 whatever it is, that is the base price। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप कुछ वैल्यू कम करते हैं तो दैट इज डिस्काउंटेड बॉन्ड, अगर आप कुछ वैल्यू ज़्यादा लेते हैं तो दैट इज प्रीमियम बॉन्ड। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज द वैल्यू विच इज मेंशन्ड ऑन द डॉक्यूमेंट which decides that the bond is to be sold or to be purchased. Clear? Then we have coupon rate. What do you mean by coupon rate? Coupon rate is the rate of interest. Coupon rate is the rate of interest which we will get or we will pay after a particular period which is pre-decided at the time of entering into the contract। ठीक है, तो कूपन रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें उस बॉन्ड पे मिलने वाला है उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड में हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये किस पे मिलेगा? ये प्रिंसिपल पे मिलेगा एडिशनल। ठीक है, तो कूपन रेट इसे हम और क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कूपन रेट इज व्हाट? माय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI। देन नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी और यू कैन से टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, कि ये बॉन्ड कितने टाइम में मैच्योर होगा। मान लीजिए आपने आज बॉन्ड खरीदा है और सिर्फ आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1 साल के बाद आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और आपको जो इंटरेस्ट है वो भी थ्रू आउट द टेन्योर मिल गया होगा।
ठीक है। तो अब उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि जो आपने प्रिंसिपल लगाया था प्लस इंटरेस्ट जो आपको मिला, इज दैट प्रॉफिटेबल फॉर यू और नॉट। ठीक है। द नेक्स्ट टर्म दैट इज we are going to study is redemption value. Redemption value is what? It is the reduced value or the value which we are going to get at the time of redemption. Redemption means जब हम मेच्योरिटी से पहले ही बॉन्ड को इनकैश करा लेते हैं, बॉन्ड को रिडीम करवा लेते हैं, टाइम से पहले ही हमें पैसा चाहिए एंड हम क्या करते हैं, उस बॉन्ड को पहले ही टाइम से पहले ही मैच्योर करवा लेते हैं। तो दिस इज रिडम्पशन वैल्यू, दिस इज नोन एज रिडम्पशन वैल्यू। हो सकता है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू में जो डिफरेंस हो वो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दी सिनेरियो और द कंडीशंस ऑफ द मार्केट जो उस टाइम पे होंगी जब आप बॉन्ड रिडीम करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू या रिडम्पशन वैल्यू, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। देन वी हैव मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज जो प्राइस मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, मार्केट वैल्यू इज जो प्राइस मार्केट में प्रिवेल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी बॉन्ड जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू कैसे पता लगेगी? आपने पूछा मार्केट में जाके, किससे पूछेंगे? शेयर होल्डर से पूछेंगे या बैंक्स में पता कर लेंगे या पोस्ट ऑफिस में पता कर लेंगे, जहां आपको लगे कि हाँ इस कंपनी के बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं या इस कंपनी के डिबेंचर्स जो हैं बिक रहे हैं। तो आप वहां जाके पता करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो स्टॉक ब्रोकर है ही विल इन्फॉर्म यू कि अभी किस बॉन्ड का, किस डिबेंचर का क्या प्राइस जो है करंटली स्टॉक एक्सचेंज में चल रहा है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या प्राइस चल रहा है और आप उस हिसाब से जो भी कंडीशंस हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है हमेशा चेंज होती रहेगी, अप एंड डाउन, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। फेस वैल्यू जो है हमेशा स्टैग्नेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, इट विल नॉट चेंज। 100 रुपये का नोट है तो वो 100 रुपये का ही रहता है, बट हाँ उससे जो वैल्यू डराइव्ड है वो कभी घटती है कभी बढ़ती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी फिक्स्ड। रिडम्पशन वैल्यू विल ऑलवेज बी चेंज्ड, कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है। सो दैट गोज़ फॉर मार्केट वैल्यू ऑल्सो। मार्केट वैल्यू भी कभी फेस प्राइस से ज़्यादा हो सकती है और कभी कम हो सकती है। ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट थिंग, डे काउंट। डे काउंट क्या होता है? डे काउंट कन्वेंशन की बात करें अगर, सो डे काउंट इज the number of days in a particular tenure for which we are investing a bond or we are investing in a debenture। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, हर महीना 30 दिन के बराबर है, which makes a complete year to be around 360 days। हर महीना 30 दिन के बराबर है तो पूरे साल में मेरे 360 दिन हो गए और उस 360 दिन के हिसाब से मुझे क्या इंटरेस्ट मिलना चाहिए फॉर द बॉन्ड, दैट इज टू बी कंसीडर्ड अंडर दिस पॉइंट, दैट इज डे काउंट कन्वेंशन। ठीक है, तो टर्म्स एसोसिएटेड विद द बॉन्ड्स हैं, पहली फेस वैल्यू, then is rate of interest, then is maturity, then is redemption value, then is market value and then final we have day count convention। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? बताओ, इन टर्म्स में कोई डाउट? जल्दी बोलो। डे काउंट का मतलब है हम as for considering rate of interest, if nothing is mentioned for considering
rate of interest, if nothing is mentioned, consider 1 month equivalent to 30 days, irrespective of this कि हमें क्या करना है, irrespective of this thing, सॉरी हाँ, डे काउंट की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या कंसीडर करना है, नंबर ऑफ डेज जो मान के चलने हैं, वो क्या मान के चलने हैं, 30 डेज, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ 29, 30, 31, 28, ये सब छोड़ के हम क्या मानेंगे कि हर महीना जनवरी से लेके दिसंबर 30 दिन के बराबर है, ठीक है, हर महीना 30 दिन के बराबर है, विच मेक्स ईयर इक्वलेंट टू 360 डेज, ठीक है, दिस इज व्हाट डे काउंट सेज। और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इन डेज, तो आप क्या निकालेंगे, जो आप डिनोमिनेटर रखेंगे वो नंबर ऑफ डेज कितने रखेंगे, 360, ठीक है। हम लोगों को पता है कि हर साल में 365 दिन होते हैं और अगर लीप ईयर होता है तो 366 डेज होते हैं, बट इसे ना कंसीडर करते हुए हमें जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अंडर द टॉपिक ऑफ YTM या कभी भी अकाउंटिंग में जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आपको नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 कंसीडर करने हैं, तो आप आँख बंद करके हमेशा नंबर ऑफ डेज कितने लेंगे, 360। होप अब ये क्लियर है, समझ आ गया कि आप डे काउंट कन्वेंशन के रूल के हिसाब से हर महीने को 30 के बराबर मानेंगे और आपका साल के 360 दिन बैठेंगे, ना ही आप 365 लेंगे और ना ही 367 लेंगे, ठीक है। बढ़ूं आगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं कि हमारे बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स की। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स क्या कहते हैं, आपका जो कूपन रेट है वो क्या रहता है, रिमेन्स सेम रहता है थ्रू आउट दी टेन्योर, यानी कि चेंज नहीं होता है। वो हमने शुरू में ही डील कर ली थी कि आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और जब वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो गया था और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुका था, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंटरिंग इनटू अ डिबेंचर और इनटू अ बॉन्ड, ठीक है। तो जब हमने वो साइन किया तो हमने ये मान लिया कि ठीक है, हाँ आप हमें 10% देंगे तो हम उसे हैप्पीली रिसीव कर लेंगे, इग्नोरिंग दी सिचुएशन ऑफ द मार्केट, एंड वी विल नॉट क्राई कि उस बंदे को ज़्यादा मिल रहा है और मुझे कम क्यों मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन का इफेक्ट इस बॉन्ड पे नहीं दिखेगा। जहाँ मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है, वहाँ तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि मुझे तो 10% मेरा मिल रहा है, बट जब मार्केट अप जा रही है तो उस केस में यू विल क्राई। बट आपको क्या है, आप पहले ही प्रॉमिस करके आ गए हो कि आई विल नॉट क्राई, कि आप प्राइस तो जो है 10-15% बढ़ रहा है पर मुझे 10% क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप माय डियर्स पहले ही क्या कर चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे कि जो मुझे उस पर रिटर्न मिलेगा वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, चाहे आज हो, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, जितने टाइम के लिए आपने उस बॉन्ड को ख़रीदा है वो
हमेशा आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देगा। हमने यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भूल गए। वी डोंट बिलीव, हमें पता ही नहीं टाइम वैल्यू क्या होती है, बिकॉज हम तो बस फिक्स्ड रेट के हिसाब से चल रहे हैं। सीधा चलने के लिए बोला है तो बस हम सीधा ही चलते जा रहे हैं, इधर उधर नहीं देखना कि उसको ज़्यादा मिल रहा है मुझे कम क्यों मिल रहा है, या उसे कम मिल रहा है मुझे ज़्यादा क्यों मिल रहा है। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी कि मैं फिक्स्ड रेट बॉन्ड पे लेके खुश हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म फ्लोटिंग रेट, गुड। अब इसमें क्या है, मार्केट में जो कंडीशन होगी, जो मार्केट की सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से मुझे रिटर्न्स मिलेंगे, कभी अप कभी डाउन कभी स्टैग्नेंट। ठीक है, कभी रिटर्न्स हायर होंगे कभी रिटर्न्स लोअर होंगे, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगे, बट हाँ इसमें ये भी है कि बेंचमार्क्स भी सेट होते हैं। ये नहीं है कि अगर कंपनी ने डबल प्रॉफिट कमाया है तो आपको भी डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, या अगर कंपनी बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाई तो अपना इंटरेस्ट उस पीरियड का भूल जाओ, ये नहीं होगा। ठीक है, बेंचमार्क्स सेट हैं फॉर द लोअर इंटरेस्ट दैट हैज़ टू बी पेड एंड द हायर इन दैट हैज़ टू बी पेड। ठीक है, क्लियर। तो फ्लोटिंग रेट्स में वेरिएबल कूपन रेट्स एज पर मार्केट कंडीशन दे कीप ऑन चेंजिंग, दे कीप ऑन चेंजिंग। तो फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, ये हमारा प्राइस तो सेम रहता है बट रेट जो है वो अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, देन कम्स another type of bond, that is zero coupon bond. Now what is a zero coupon bond? Zero coupon bond is a bond where you do not get any rate of interest. आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, so what is the point making investment in this? जब हमें इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, जो कि मेरी एक्स्ट्रा इनकम है, तो मैं इस बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करूं? तो इस बॉन्ड में हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लालच दिया जाता है कि पता है 1 लाख रुपए का बॉन्ड है और अभी वो 1 लाख का बॉन्ड सिर्फ 80,000 में मिल रहा है। सोचो, सस्ता मिल रहा है, 20,000 रुपये बच जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तुम अभी इसे ले लो और जब ये मैच्योर होगा तब तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। सोचो, 80,000 देके तुम 1 लाख पा जाओगे, कितने लकी हो ना यार तुम। एंड लाइक ओके यार, ठीक है, मैं खुश, मेरे को क्या करना है, 80,000 दिए 1 लाख रुपए मिल रहा है, मैं ठीक हूँ यार, मेरा काम सेट है, ओके आई एम हैप्पी, मुझे नहीं चाहिए इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया, इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। 80,000 देने हैं, 1 लाख रुपया मिल जाएगा, इंटरेस्ट की कोई बात नहीं यार, ठीक, वो मैं छोड़ देता हूँ, वो छोटी सी बात है मेरे लिए। कुछ लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, अब कहाँ फंसते हैं हम लोग यहाँ फंसते हैं जब हमें बोला जाता है ज़ीरो डिस्काउंटिंग पे अपना मोबाइल्स, अपने इलेक्ट्रिक आइटम्स डिस्काउंट करा के परचेज़ कर लीजिए। ज़ीरो डिस्काउंटिंग है, 0% चार्ज है, हम फटाफट पहुँच जाते हैं शॉप पे शॉपिंग करने, हम आइटम्स खरीद लेते हैं। बट क्या आपके साथ धोखा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? वो ज़ीरो कूपन कह के भी प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहे हैं। अगर अर्न नहीं करेंगे तो वो कहाँ से कमाएंगे? उनको भी तो कमीशंस देनी है सबको। अगर आपसे नहीं कमाएंगे तो कहाँ से कमाएंगे? ठीक है, तो ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगी इस बात को। तो ज़ीरो कूपन इज़ वेयर द बॉन्ड इज़ इशूड लेस देन द फेस वैल्यू, बट येस एट मैच्योरिटी you will get the face value। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे आपको इशू किए जाते हैं। आपको थ्रू आउट द टेन्योर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता
और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको फेस वैल्यू वापस कर दी जाती है. यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट अदर देन दी फेस वैल्यू. क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट, हाई यील्ड बॉन्ड. हाई यील्ड बॉन्ड क्या होते हैं? These are the bonds which are associated with the risk. Higher the risk, higher the profit. Lower the risk, lower the profit. Again, higher the risk, higher the profit. Lower the risk, lower the profits. But these situations are not always good. ज़रूरी नहीं है रिस्क फैक्टर हाई हो तो प्रॉफिट ही होगा, डूब भी सकते हो. तो यू शुड हैव अ रिस्क बेयरिंग एबिलिटी. योर पोर्टफोलियो, योर प्रोफाइल शुड बी सो मच सफिशेंट कि आपको अगर कहीं एक बॉन्ड से, कहीं एक डिबेंचर से लॉस हो रहा है तो दूसरा जो बॉन्ड आपने खरीदा है वो उस लॉस को ओवरकम कर पाए. ठीक है? तो हाई यील्ड बॉन्ड्स की मैं बात कर रही थी. तो हाई यील्ड बॉन्ड्स आर दीज बॉन्ड्स, सच बॉन्ड्स विच हैव हाई रिस्क इन्वॉल्व, जिनके साथ रिस्क हाई होता है. ठीक है? नेक्स्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. अब ये क्या होते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. आपका जो बॉन्ड है या आपका जो डिबेंचर है, मैच्योरिटी पे आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी, बट आपका जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो ले लिया जाएगा और उसके अगेंस्ट आपको क्या दे दिया जाएगा? शेयर कैपिटल का या इक्विटी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा. ठीक है? तो दैट मीन्स अब आप कंपनी के देनदार से या लेनदार से हटके आप कंपनी के क्या बन गए हो? ओनर बन गए हो. बिकॉज नाउ यू हैव द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक? देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स. इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज द सिचुएशन जहाँ पे मार्केट के हिसाब से, बुलिश एंड बेरिश मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से बॉन्ड्स पे भी क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है. तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ आर इंडेक्स्ड टू इन्फ्लेशन. तो इस केस में क्या होता है? इन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में जो हमारा प्रिंसिपल है एज वेल एज इंटरेस्ट है, उन दोनों पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है. ठीक? तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स: फिक्स्ड, फ्लोटिंग, जीरो कूपन बॉन्ड्स, हाई रेट बॉन्ड्स, देन convertible bonds and inflation rated bonds. Any problem in this? Convertible bonds हैं जो मैच्योरिटी पे आपका जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है या बॉन्ड सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके अगेंस्ट आपका एक नया सर्टिफिकेट इशू होगा, शेयर सर्टिफिकेट. ठीक है? शेयर कैपिटल होल्डिंग का आपका सर्टिफिकेट इशू होगा और आपको यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिलेगा. आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो वापस नहीं मिलेगा. ठीक है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर सच दैट जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो अब कन्वर्ट हो गया है किसमें? इक्विटी में. ठीक है? क्लियर हो गई डाउट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की? नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑप्शनैलिटी इन द बॉन्ड्स की.
कि बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस मीन्स यहाँ पे टाइप्स नहीं है कि आपको कौन सा पिक करना है, फिक्स्ड रेट वाला, फ्लोटिंग वाला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो मैं कर चुकी हूँ, वो टाइप्स थे। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज कॉल ऑप्शन एंड द अदर इज पुट ऑप्शन। ठीक है, तो देखते हैं उसे। कॉलेबिलिटी, अब यहाँ पे इसमें क्या है, कॉलेबिलिटी में या कॉल ऑप्शन में, इशूअर हैज द राइट टू रीपे बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी ऑन अ कॉल डेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिसने बॉन्ड्स इशू किए, यानी कि कौन, कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स या गवर्नमेंट, जिसने बॉन्ड इशू किया है, यानी कि उसने आपसे पैसा लिया है। ठीक है, अब वो आपको किसी भी डेट पे जब उसके पास फंड्स अवेलेबल हो, वो आपको थ्रू कॉल या थ्रू लेटर या थ्रू ईमेल आपको बोल देगा कि वी हैव डिसाइडेड दिस पर्टिकुलर डेट and we are calling you with your certificate so that we can repay you back the amount of debt which is due to you। ठीक है, ताकि हम आपको वो पैसा लौटा सके। तो इन बॉन्ड्स में क्या होता है, इन बॉन्ड्स में कॉल ऑप्शन दिया जाता है कि जिसने बॉन्ड इशू किया वो अपने पास ये राइट रखता है, राइट रिजर्व करता है कि मैं किसी भी दिन आपको बुला सकता हूँ कि आप अपना सर्टिफिकेट ले आए और पेमेंट ले जाएं। आप उसे डिनाइल नहीं करेंगे, आप डिनाइल नहीं करेंगे। ओके, इफ़ द सिचुएशंस आर नॉट इन अ कंडीशन, आप मान लो यहाँ नहीं हो, ठीक है, या ड्यू टू सम अदर पॉइंट्स आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, आप उनसे टाइम मांग लीजिए कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैं कल या परसों आ जाऊँगा, बट यू विल नॉट डिनाई दी पेमेंट। आप ये नहीं कहेंगे कि सर मैं तो 6 महीने हुए, मेरा तो एक जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो मुझे मिल गया, बट 6 महीने का इंटरेस्ट मारा जाएगा तो मैं अभी नहीं दूंगा। यू कैन नॉट से दिस पॉइंट। ठीक है, वो उनको भी पता है कि जब मैच्योरिटी से पहले वो बॉन्ड आपको रीपे कर रहे हैं तो दे विल डेफिनेटली गिव यू पर्क्स फॉर दैट। ठीक है, उन्हें भी पता है कि क्या करना है, वो आपसे ज़्यादा जो है समझदार होते हैं। ठीक है, तो दे विल कंसीडर दिस, तो आप उन्हें मना नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज पुट ऑप्शन, दैट इज पुटेबिलिटी। ठीक है, होल्डर हैज द राइट टू आस्क इशूअर टू रीपे बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी डेट। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि जो होल्डर है, जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है, जब उसे पैसों की ज़रूरत है वो क्या करेगा, आपको अप्रोच करेगा, he will come and sit and he will keep that document in front of you and he will say, I want my money back, I want my money back। ठीक है, so holder has the right to ask issuer to repay bond before maturity date, और इस केस में भी वो मना नहीं करेगा। ठीक है, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही ये दोनों क्लॉजेस लिख दिए गए हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की बात जब हो चुकी है तो डिनाइल नहीं होगा इन केसेस में। ठीक है, इन केसेस में डिनाइल नहीं होगा। अगर उसने बुलाया है तो आप सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, आपको पैसे चाहिए तो आप सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे और उनसे पैसे लेकर आएंगे। ठीक है, कॉल एंड पुट ऑप्शन क्लियर है? Is it still buffering? My voice and video, are they buffering or they are clear? अब नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, कि हम बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं।
तो बॉन्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कितने फैक्टर्स होने चाहिए? हमारे पास होना चाहिए एक तो फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, दूसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इसे किस नाम से जानते हैं? कूपन रेट से। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए हमारी? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या है? जो हम पढ़ रहे हैं, YTM, yield to maturity। फोर्थ मैच्योरिटी कह लीजिए या ड्यूरेशन कह लीजिए या टेन्योर कह लीजिए। These are the 4 things which are required for calculating a bond. These are the 4 things or the factors which are required for calculation of a bond: face value, rate of interest, rate of return and tenure। ठीक है, लिख लीजिए। सबसे पहले कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो द फर्स्ट फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू स्टडी, इट इज अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड से फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो हमने अमाउंट प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, divided by 100 multiplied by 1 upon 1 plus R to the power n। ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 1 प्लस R टू द पावर n। यहाँ पे n कौन सा आएगा? nth वाला आएगा, nth ईयर। ठीक है, वो बता रही हूँ अभी क्या होता है। देखो, जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमें निकालनी है, तो इस इंट्रिंसिक वैल्यू को आप क्या बोल सकते हैं? You can also call it maturity value. You can call it market value. Based upon what the question is demanding you. Based upon question की demand क्या है, ठीक है। लिखा उस पे ये होगा, find out the intrinsic value of the bond if the bond is invested at 1000 rupees with a rate of interest of 10% and the rate of return being 8% and the duration is 5 years। आपको क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होगा, आपको निकालना क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। या लिख देगा कि व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू, वो बता दो, या बता देगा व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है, प्रिंसिपल या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज देन मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 1 plus R to the power n प्लस इन्वेस्टमेंट इंटू 1 upon 1 plus R to the power nth ईयर। ठीक है, अब ये क्या है?
this portion, the first half of the formula stands for principal portion, sorry, interest portion, I'm sorry. This portion is for the interest factor. This is for interest factor. ठीक है, इंटरेस्ट जो है आप पूरी ड्यूरेशन, अगर n 5 है, ठीक है, तो n यहाँ पे पूरे 5 साल के लिए आएगा. दिस इज फॉर प्रिंसिपल विच इज ऑलवेज पेड इन द लास्ट वैल्यू, विच इज ऑलवेज पेड इन द लास्ट मंथ और द ईयर, जब हमारा बॉन्ड क्या होने वाला है, मैच्योर होने वाला है. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, फॉर द 5th ईयर, फॉर द 5th ईयर. अब ये जो वैल्यू आनी है ये किस वैल्यू पे आएगी, ये डिस्काउंटिंग होगी. यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंटिंग होगी, कंसीडरिंग व्हाट, माय रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ क्या होगी, डिस्काउंटिंग होगी, कंसीडरिंग माय रेट ऑफ रिटर्न. ध्यान से समझ लो, ध्यान से सुन लो. फॉर्मूला अभी समझा रही हूँ, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल बताऊंगी, तब समझ आएगा कि क्या करवाना चाह रही थी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया आपका, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड. CR इज योर कूपन रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट. R stands for rate of return and N is duration of the bond. N is duration of the bond. ठीक है, लिख लो इसे, देखो एक बार, गो थ्रू दिस. इन्वेस्टमेंट कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम है. जो आपने पैसा लगाया उसको या तो प्रिंसिपल कह लो या इन्वेस्टमेंट मनी कह लो, कोई डिफरेंस नहीं है. अब आपकी बुक का एक एग्जाम्पल उठा रही हूँ, पेज नंबर 27 पे है. अगर वो एग्जाम्पल देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन या जो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया है वो क्या है. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ज़रा, पेज नंबर 27 JIB की बुक्स का. जिनके पास बुक्स नहीं है वो मैं उनके लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ. ठीक है, तो आपकी बुक का क्वेश्चन करने जा रहे थे हम, जब हम थोड़ा सा गायब हो गए थे, तो वापस आते हैं. पेज नंबर 27 है आपकी बुक का, एंड इट सेज कि एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू है 1000 की, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है. ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है. और उसकी जो मैच्योरिटी है, जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 3 साल का है. और जो उस पर रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है. आपको निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड्स. ठीक है, तो सब एक हथियार उठा लें जिसे हम बोलते हैं कैलकुलेटर. ये अपने पास रखो हैंडी, सो दैट वैल्यूज कंपेयर कर पाए हम. फॉर्मूला क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1/1 plus r to the power n plus initial investment multiplied by 1/1 plus r to the power nth. ठीक है, to the power nth. समझ जाओगे आपकी मैंने nth क्यों लिखा. अब जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 1000 है. जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, n 3 साल है और रेट ऑफ रिटर्न 10% है. अब इन वैल्यूज़ को मैंने क्वेश्चन में पुट करना है.
1000 मल्टीप्लाइड बाय 12%। यहाँ जो अब ये जो गेम खेलना है, ये गेम बहुत अच्छा सा होता है। यहाँ पे मुझे रेट ऑफ रिटर्न पे क्या करनी है, डिस्काउंटिंग करनी है। जब मैं ऐसे लिख रही हूँ ना 1/1 प्लस r टू द पावर n, तो दिस मीन्स मुझे यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर करनी है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो मुझे कितने साल की वैल्यू चाहिए, मुझे 3 साल की वैल्यू चाहिए। तो अब मेरे पास जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 10 है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट लगाते हैं। हम क्या करते हैं, 1/1.10, हम क्या करते हैं, जितना हमारा क्या है, ऊपर तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1.10 लिखा मैंने। ये आप इसे कैसे लिखते हो, अगर आप इसे देखोगे तो आप इसे कुछ ऐसा लिखोगे। ठीक है, फिर आप इसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इक्वलेंट बनाओगे, फिर ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 1.10। तो मैंने इसे सीधा ही लिख दिया। सॉरी, मैंने 1/1.10 सीधा ही लिख दिया। ठीक है, इतनी वर्किंग नहीं करी, और आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि आपको समझाऊं कि ये वर्किंग मैंने क्यों करी। ठीक, तो 1/1.10 आया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1/1.10 फर्स्ट ईयर की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 गिव्स यू 0.909। अब निकालनी है वैल्यू सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में डिस्काउंटिंग करनी थी, अब ये तो चेंज हो गई पोजीशन। अब जब आप अभी मेरे पास जो है बेसिक कैलकुलेटर नहीं है, दिस कैलकुलेटर विच आई हैव, दिस डजंट हैव एन ऑप्शन ऑफ ग्रॉस टोटल, सो इसीलिए मैं इंडिविजुअली कर रही हूँ। अगर आप बेसिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें मैं आपको शॉर्टकट बताती। उस शॉर्टकट में हम क्या करते, जितना ये मेरा वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1.10, इसे हम उतने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए क्या करते, डिवाइड करते, इक्वल टू प्रेस करते जाते, और फिर प्लस दबा देते क्या, ग्रॉस टोटल का बटन, जो बेसिक कैलकुलेटर में होता है। इस कैलकुलेटर में वो नहीं है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी, आई विल गेट दैट कैलकुलेटर एंड आई शो इट टू यू, या उसके लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, डू नॉट वरी। बट अगर हमारे पास बेसिक कैलकुलेटर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, हम क्वेश्चन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमने वैल्यू निकाल ली फर्स्ट ईयर की, अब सेकेंड ईयर की वैल्यू निकालनी है। तो सेकेंड ईयर की वैल्यू निकालेंगे 0.909 डिवाइडेड बाय 1.10, तो डिवाइडेड बाय 1.10, दिस विल गिव यू 0.826। फिर थर्ड ईयर की वैल्यू निकालनी है, तो 0.826 डिवाइड बाय 1.10 विल गिव यू 0.751। ठीक है, तो मेरी 3 साल की मैच्योरिटी थी, तो मैंने 3 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकाल लिए। 10% पे, 12% पे मत निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं निकलते ये रेट ऑफ रिटर्न पे निकलते हैं। तो फर्स्ट ईयर का 0.909, 0.826 एंड 0.751 थर्ड ईयर का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है वो क्या करना है, ध्यान से देख लो, दिमाग और आंखें दोनों खोल लो। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12%। अब ध्यान से सुनो, अब गेम है किसका, n और nth का। यहाँ पे हमने n लिखा है, दिस इज फॉर माई इंटरेस्ट फैक्टर, जो पूरे टेन्योर में जाता है। ये बताया था मैंने आपको कि इंटरेस्ट तो डे 1 से शुरू हो जाता है लगना,
ठीक है, जब आप लोन देते हो तो पहले दिन से इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हो, है ना। बैंक, सारे बैंकर्स ऐसे ही है। तो आप लोग, मैम हमारी क्या गलती, नॉर्म्स है, ठीक है कोई बात नहीं, वी आर नॉट फाइटिंग। सो वी टॉक अबाउट एन की अगर बात करें तो अब ये जो मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन है उसमें ये तीनों जुड़ेंगे, ये तीनों जुड़ेंगे, तो इनका टोटल लगा लो 0.909, 0.826, 0.751. This comes out to be 2.486, ठीक है। तो इसे यहाँ रख दो चुपचाप से, 2.486 प्लस 1000 इनटू, अब जो भैया nth मैडम आप तब से कर रहे हो, अब nth की मतलब क्या है, nth का मतलब है कि जो उसकी ड्यूरेशन है यानी कि 3 साल, तो 3 साल की आखिरी वाली वैल्यू क्या है, तीसरे साल की वैल्यू है 0.751। तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इंटरेस्ट पोर्शन को छोड़ के जो मेरा प्रिंसिपल वाला पोर्शन है उसके साथ हम इसे लगा देंगे, ठीक है। ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन था तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, क्योंकि इंटरेस्ट तो तीनों में मिलेगा, पहले साल में भी, दूसरे साल में भी और तीसरे साल में भी। बट जो मेरा प्रिंसिपल है वो कब मिलेगा, आखिरी के साल में। तो मैंने थर्ड ईयर की वैल्यू ले ली 0.751। अब क्या करो, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 120 मल्टीप्लाइड बाय 2.486, this comes out to be 298.32 plus 751, ये आई आपकी बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस इज द आंसर। यानी कि 1000 रुपये का बॉन्ड 12% इंटरेस्ट पे 10% रेट ऑफ रिटर्न के साथ 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ 50 रुपये का प्रॉफिट कमाते हो। ये करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू में। समझे? बताओ क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया, जल्दी बोलो। डिस्काउंटिंग एट पीवी फैक्टर्स क्लियर है? सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया कि क्लियर है, तीसरा एक और आया, बाकी 24 लोग और हैं। वो 24 लोग क्या कर रहे हैं? बीस लोग रह गए अब। मतलब मैं अच्छा समझाती हूँ, समझ आ जाता है आप लोगों को, है ना। बेसिक कैलकुलेटर यूज़ कर लो सर, साइंटिफिक मत लेके जाना, बस ये कह सकती हूँ। बेसिक कैलकुलेटर ले जाना, और जब कैलकुलेटर खरीदो तो उसमें देख लेना कि ग्रॉस टोटल का ऑप्शन होना चाहिए। ऑरेंज कलर का बटन होता है जीटी का, वो देख लेना बस। चलिए, आई होप आपको सबको समझ आ गया है। किसी के कोई क्वेरी नहीं है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। अब इसके बाद इसमें एक छोटी सी ज्ञान की बात और, कि आपका बॉन्ड अगर एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है तो एनुअली, तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो फटाफट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में चेंज क्या हो गया, अब उसने कंपाउंडिंग कर दी हाफ
ईयरली। उसने क्या कर दी, कंपाउंडिंग कर दी हाफ ईयरली। तो जब उसने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करी तो अब क्या हो गया, जो मेरे दोनों रेट्स थे, रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। 10% या और 12%, 6 और 5 बन गए। और ड्यूरेशन क्या हो गई, ड्यूरेशन डबल हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 साल बन गए 6 साल। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 1000 इंटू 6% इंटू 1/1.05 फॉर 6 years प्लस 1000 इंटू 1/1.05 और 6 year। समझे? वरुण जी, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंटरेस्ट वाला पार्ट और प्रिंसिपल वाला पार्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब साथ के साथ और एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि थ्योरेटिकल में इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि इन्वेस्टमेंट को कूपन रेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय हमने 100 किया और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दिया किस पे, डिस्काउंटिंग करी रेट ऑफ रिटर्न पे फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन, जो पूरा ड्यूरेशन था मेरा, चाहे 3 साल का, चाहे 5 साल का, 10 साल का, वॉट एवर इट इज़। और जो प्रिंसिपल पोर्शन है, प्रिंसिपल पोर्शन में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसे कंपेयर नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसे कंपेयर करना है डिस्काउंटिंग एट द एंड, जो मेरा एंड टर्म है, जो मेरा एंड टर्म है, जब वो एंड हो रहा है तो nth वैल्यू लेनी है मुझे, ठीक है। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है। अब अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो तो क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर देना है 4 से। कितने क्वार्टर्स होते हैं हमारे, 4 क्वार्टर्स, तो डिवाइडेड बाय 4 और ड्यूरेशन जो है मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। समझे, क्लियर हो गया? तो ये था आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड। अब ये करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड क्या है, हमें ये बताना है कि जो करंटली हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा वो जेन्युइन है या नहीं। कहीं कंपनी हमें ठग तो नहीं रही है, कंपनी वाले हमें उल्लू तो नहीं बना रहे कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम दे रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा है, तो वो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो करंट यील्ड इज it measures the rate of return on the bond whether it's purchased with respect to market price and interest as in being received. This should be ROI, not ROR, sorry. इसे चेंज कर लीजिए, दिस इज ROI, ठीक है। करंट यील्ड इज it measures the rate of interest of the bond which is when it is purchased with respect to the market price and the interest as in being received, ठीक। formula, current yield is equals to rate of interest divided by market price multiplied by initial investment. When market price is not given, then calculate the same with the help of intrinsic value, ठीक है। जब हमें मार्केट प्राइस गिवन नहीं है
तो जो अभी इससे पहले फॉर्मूला लगाया था हमने इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कैलकुलेट कर लो, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ROI डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%, आपका मार्केट प्राइस दिया है 1100 रुपये, इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपये, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था, 10.90%, आपको मिल कितना रहा है, 12%। तो यू आर इन अ प्रॉफिटेबल पोजीशन, आप प्रॉफिटेबल पोजीशन में हो। आप लड़ोगे नहीं जाके, क्या बोलोगे, भैया 10.9 मिलना चाहिए था, आप मुझे 12 दे रहे हो, प्लीज ज़्यादा दे रहे हो, कम कर दो, कहोगे जाके, नहीं कहोगे ना। बट ये 10 है और वो आपको 8 दे रहा है, इधर क्यों, you'll ask, you'll do this, ठीक है, just making it a little bit fun for you. So what you'll do, you'll say आजा, 8% क्यों दे रहा है भाई, 11% बैठता है ब्याज, तो तू किस हिसाब से 8% दे रहा है मेरे को, कहाँ है बाकी का 3%। you'll say this, obviously you'll say this, because आपका राइट है उसे रिसीव करना, आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हो, पैसा आपने दिया और वो क्या कर रहा है, आपको इंटरेस्ट से क्या कर रहा है, डिनाइल कर रहा है, या आपका इंटरेस्ट रिड्यूस कर रहा है। सो यू डोंट वांट दैट, डू यू वांट दैट, नो यू डोंट वांट दैट, ठीक है। तो दिस इज टू चेक कि हमें क्या करना है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। समझ आया व्हाट इज करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड, एनी डाउट इन दिस, बताओ। कोई डाउट है, जल्दी जल्दी बोलो भाई, रिप्लाई जल्दी किया करो, मुझे आगे भी बढ़ना होता है। लाइव सेशन में इतना देर वेट नहीं कर सकती मैं। अब आते हैं लास्ट चीज पे, दैट इज yield to maturity. The last formula for this topic, basic yield to maturity. So ROR earned by the individual for purchasing and holding a bond till maturity is the rate of return, or also known as yield to maturity, YTM. It's discounting rate which equalizes present value of the cash flow to the current market price. क्या काम होता है उसका, ये डिस्काउंटिंग रेट है, इट इज अ डिस्काउंटिंग रेट जिसका काम है इक्वल करना कैश फ्लो को मार्केट प्राइस के साथ, जिसका काम है इक्वलाइज करना कैश फ्लो को मार्केट प्राइस के साथ। अब इसके दो मेथड्स हैं सॉल्विंग के। फर्स्ट मेथड जो बहुत आसान है, जो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले को रट के उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। First formula says
what we have? C plus FV minus PV upon T upon FV plus MV upon 2. मैम ये क्या है? What does the C stands for? What does FV stands for? बता देती हूँ. This is coupon rate. This is face value. This is present value. This is duration. Again, face value, market value, this is for average, 2 is for average. ठीक है, Varun ji hold on, I'll just clear it down. Okay, so yield to maturity का first formula जो कहता है coupon rate plus face value minus present value divided by T, or you can say N, divided by future value plus market value divided by 2. अब यहाँ पे क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? आपको कूपन रेट गिवन होगा 10% प्लस आपको गिवन होगी फेस वैल्यू. फेस वैल्यू है मान लीजिए 1000 रुपये. प्रेजेंट वैल्यू अगर गिवन है, ठीक है, मान लीजिए उसमें लिखा है कि 950 पे ट्रेड हो रहा है तो आप 950 ले लीजिए. अगर प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन है तो जो सबसे पहले फॉर्मूला पड़ा था इंट्रिंसिक वैल्यू वाला वो यूज़ करेंगे. ठीक है, वो यूज़ करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख दी जाएगी डिवाइडेड बाय 5. मैंने ये मान लिया कि जो मेरा टी है वो 5 साल के बराबर है अपॉन 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो. 10 प्लस दिस इज 50 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 1950 डिवाइडेड बाय 2. अब इसे मल्टीप्लाई कर लो 100 में, क्योंकि इसे हमें परसेंटेज के बराबर बनाना है, क्योंकि ये भी 10% है और ये हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो अब ये इसे सॉल्व करो ज़रा. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये. 10 प्लस 10.97 सॉरी 10 प्लस 10 अपॉन 975 इंटू 100. आपका आंसर क्या आएगा? इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ. I'm writing it here. 10 plus 10 upon 975 into 1000. ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 1.02 11.02%. This is your ROR और your YTM का फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर है? एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो. फॉर्मूला है कूपन रेट प्लस फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टेन्योर अपॉन फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. अब इसमें क्या करना है? मैंने अज्यूम किया कि मेरा कूपन रेट 10% का है, फेस वैल्यू 1000 है, मार्केट प्राइस 950 है, ड्यूरेशन 5 साल है.
तो 1000 माइनस 915 अपॉन 5, जो मेरा न्यूमरेटर कहता था वो मैंने ले लिया। ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन एक साथ है, ठीक है। कैलकुलेशन करते हुए ये ध्यान में रखो। डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज लिया मैंने फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, ठीक है। इसे सॉल्व किया तो रह गया क्या, 10 प्लस 50 अपॉन 5 अपॉन 1950 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों किया मैंने, क्योंकि कूपन रेट जो है मेरे पास परसेंटेज में गिवन है और इसे भी मुझे परसेंटाइल फॉर्म में शो करना है। कर दिया। उसके बाद सॉल्व करके हम पहुँचे किस पोजीशन पे, यहाँ 10 तो एज इट इज़ है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। 10 अपॉन 975 इंटू 100, इसे सॉल्व करके आया क्या 1.02, तो जोड़ लो 11.02, दिस विल बी योर YTM अंडर फर्स्ट मेथड, अंडर फर्स्ट मेथड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्मूला पे। सेकेंड मेथड का फॉर्मूला तो इसका जो फॉर्मूला है सॉरी, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोअर रेट पे कंसीडर हुआ। अब ये जो मेथड है इट इज ऑल हिट एंड ट्रायल बेस्ड, ठीक है। यहाँ आपको बताया होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1000 की, ड्यूरेशन है 5 साल की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कैलकुलेट YTM, कैलकुलेट YTM। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा फैक्टर जो मिसिंग है वो है ROR, YTM इटसेल्फ ही मिसिंग है और कैलकुलेट भी वही करना है। एक्चुअल YTM कैलकुलेट करने के लिए मुझे हिट एंड ट्रायल करके बार बार वैल्यूज रख के देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट लोअर रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट एंड लोअर रेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट और प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। अब इस क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, आप जो करेंगे, आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। ROR कंसीडर करते हुए 10%, ROR कंसीडर करते हुए 11% और ROR कंसीडर करते हुए 9%, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे एक वैल्यू जो हमारी इनिशियल है उससे एक वैल्यू हायर चाहिए और एक वैल्यू उससे लोअर की चाहिए, एक वैल्यू उससे हायर चाहिए, एक वैल्यू उससे लोअर चाहिए। इसका प्रैक्टिकल आज नहीं कराऊंगी, अभी सिर्फ फॉर्मूला समझ लो, ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो 10% के बाइफर्केशन में या 10% के आसपास ध्यान रखते हुए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला,
मुझे क्या निकालनी होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालनी पड़ेगी पहले। जब रेट ऑफ रिटर्न 10% हो, 11% हो और 9% हो। ये ध्यान में रखते हुए मुझे इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होंगी, और जो भी वैल्यू आएगी 10% पे या 11% पे या 9% पे, ये क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट। इनमें से अगर जो मैं सिलेक्ट करूँगी, मान लो मैंने 10 और 11 रख लिया, ठीक है, 10% पे मेरी वैल्यू आई 999 और 11% पे मेरी वैल्यू आई 1050। जस्ट टेकिंग इट एज एग्जाम्पशन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसे ले रही हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी है, सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर चल रही हूँ। अब मैंने दो रेट्स पिक कर लिए, एक 10% और एक 11%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर रेट कितना है, 10%, प्लस प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट पे कितनी आई थी, 10% पे 999। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1000। लोअर वैल्यू 999। एक मिनट रुक जाओ, हायर वैल्यू 1050, हायर रेट 11 माइनस 10, ठीक है। अज्यूमिंग जो मैंने वैल्यूज ली 10% पे 999 और 11% पे 1050, इस तरीके से मैंने फॉर्मूला में उसे इनकॉर्पोरेट कर लिया। इसे सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो भी परसेंटेज फॉर्म में होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी माय YTM। ये क्या आएगा आंसर आपका, 10 प्लस यहाँ बचा आपका -1 और यहाँ आपका बचा इंटू 1, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 51, तो ये आया आपका 10.01%। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर टू YTM अंडर सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 11% पे यही वैल्यू आएगी, ठीक है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है कि सेकेंड मेथड अगर आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एक वैल्यू 1000 से ऊपर की चाहिए, एक 1000 से नीचे की चाहिए, तो उसे कंसीडर करते हुए इस तरीके से सेकेंड फॉर्मूला से जो है हमारा YTM सॉल्व होगा। ऑल क्लियर एंड डन, समझ आ गया सबको? अंडरस्टूड टू ऑल? अब जाने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किसका, करंट यील्ड का। करंट यील्ड का क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इनटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू अगर गिवन है तो एज इट इज पुट हो जाएगी, अगर गिवन नहीं है तो किस फॉर्मूले से निकलेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू वाले से। रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम कर लो 12%, मार्केट वैल्यू अज्यूम कर लो
1100, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 900, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 900, %9.18। तो करंट यील्ड फॉर्मूला के हिसाब से जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो 9.18% है ROI। एंड व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग 12%। तो दिस इज अ प्रॉफिट फॉर यू, दिस इज अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर यू। आपको पूरा 9% से 12% मिल रहा है, तो 3% का बेनिफिट है मोटा मोटा। तो दैट मीन्स इस कंडीशन में मैं लड़ूंगी नहीं कि भाई 9% मिल रहा है, एक्चुअल होना चाहिए तो तुम 12 क्यों ले रहे हो, मुझे तो सिर्फ मेरा 9 ही दे दो, बाकी तुम वापस रख लो। करोगे ऐसा? नहीं करोगे। जब आप बैंक में लोगों को उनके सेविंग बैंक्स पे इंटरेस्ट देते हो, ब्याज जो देते हो, वो ब्याज खुद भी तो कहीं से अर्न करके आते हो। जब इंसान को तुम 6% के हिसाब से ब्याज दे रहे हो, जो आपका एक पर्टिकुलर सेविंग बैंक का कस्टमर है, जब उसे 6% दोगे तो खुद भी तो कहीं 8 या 9 कमाओगे कि नहीं कमाओगे? अगर तुम 9 कमा रहे हो एज अ बैंकर और तुम पूरा का पूरा 9 कस्टमर को दे दोगे, तो स्टाफ की सैलरी कहाँ से बांटोगे? खर्चे कहाँ से मीट आउट करोगे बैंक के? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मार्जिन लेके चलना है, ठीक है। मुझे भी अर्निंग करनी है। You are getting 12, 9 should be the value, happy. 9 should be the value, you are getting 7 and 8, go and ask. Clear? This is what is all about YTM, ठीक है। Intrinsic value, current yield, YTM, तीनों फॉर्मूलेज रटो, याद करो, समझो। प्रैक्टिकल कराऊंगी तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें थ्योरेटिकल कम आता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है इस टॉपिक से। और क्वेश्चंस जो आते हैं वो YTM के फर्स्ट मेथड से ज़्यादा आते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि सेकंड मेथड छू के नहीं जाओगे। CIB वालों के लिए सेकंड मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। JIB में तीनों फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है। क्लियर? आज का जो YTM का टॉपिक है वो यहीं तक है। आज शाम को सर क्लास लेंगे, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो YouTube और या नोटिफिकेशंस चेक करते रहिएगा। उसके बाद कल से मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों सेशंस सर कवर करेंगे फॉर योर पेपर 1 एंड पेपर 3। उसके साथ साथ अकाउंटिंग के सेशन भी मैं बीच बीच में आके कंटिन्यू करते रहूँगी, आपके साथ टच में बनी रहूँगी, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम दूर नहीं है और दिवाली भी दूर नहीं है, ठीक है। तो फेस्टिविटी अराउंड है, एग्ज़ाम्स अराउंड है, तो सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए रिवाइज़ करो जब भी मौका मिले। कोई भी क्वेरीज़ हैं पूछ लो, क्लासेस ड्यूली अटेंड करो, जो बताया जा रहा है नोट्स बना लो, वीडियोस देखो रेपिटेटिव मोड पे और उससे क्वेरीज जनरेट करो और पूछो, ठीक है। मीनवाइल कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।